नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता और वीकेंड में अगर आप किसी खबर से दूर रहे हो तो अगले 1 घंटे में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जरूरी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है। जी हां, आज महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी मार्च करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, ये हम आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए। आज महिला दिवस है। किसान आंदोलन में आज महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, जिन्होंने किस तरह से नारी शक्ति को सलाम किया है, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। गढ़चिरौली आपको लिए चलेंगे, जहां पर नक्सली कैंप का सफाया करने वाले जवानों के स्वागत की तस्वीरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका में लोग क्यों जलाने लगे हैं फेस मास्क। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ, जहां पर चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। कल पीएम मोदी ने कोलकाता में विशाल रैली की, तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका जवाब मार्च से देने जा रही हैं। ममता पदयात्रा करेंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुद्दा पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध है। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? तो अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने मिथुन चक्रवर्ती से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहला सवाल मिथुन आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था कि आपने बीजेपी का दामन एक बार फिर से राजनीति में आपने कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा? पहली बात तो राजनीति के दायरे में मुझे मत रखिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं हर वक्त ही कोशिश किया हूं और मेरी कोशिश इसी तरह रही है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को अपना हक दिलाऊं। और ये सपना तो मेरी जब उम्र 18 साल की थी तभी से है, और इसीलिए मैं जहां मुझे दिखता है कि कोई कुछ लोगों के लिए कर रहा है
मैं उसी के साथ खड़ा हो जाता हूँ। रह गई बीजेपी पार्टी की बात, इस वक्त देखिए अच्छा बुरा जो आपको बोलना है, क्या करना है, दिस इज योर ओन थिंग, बट मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी है जो कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ करने की, कॉन्स्टेंटली। और जब कोशिश कॉन्स्टेंटली कोई करता है या करते हैं तो करती है, तो उसमें कोई जेन्युइननेस जरूर दिखाई देता है। यू वांट टू ट्राई, यू आर ट्राइंग। जैसे मैं अपने सपनों के पीछे भागता ही रहता हूँ। कोई भी एक सपना देखता हूँ, भागता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक उसमें जेन्युइननेस कहीं दिखता नहीं। इसीलिए मैंने स्टेज पर कहा कि सपना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं आता है, सपना आता ही है सच होने के लिए। सिर्फ सपनों को दिल से देखा करो। लेकिन मुझे नेता मत कहिएगा, लीडर मत कहिएगा। आई एम नॉट ए लीडर। मैं मनुष्य नीति में मानता हूँ राजनीति से ज्यादा। लेकिन राजनीति इसलिए जरूरी है कि यू नीड ए फ्लैग, यू नीड ए लीडर। आप अकेले थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट बड़े आकार में एक फ्लैग की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन आपने थाम लिया है। आप बोल रहे हैं कि आपको नेता नहीं कहा जाए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लड़ूंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं कैंपेन जरूर करूंगा। और आगे देखिए, मैं आज ही सब कुछ बोल लूंगा तो मजा चला जाएगा, पिक्चर का मजा चला जाता है जी। अभी तो सिर्फ सेंसर बोर्ड का जो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का एक फ्रेम आता है कि यू सर्टिफिकेट, वो हट जाने के बाद स्टार्टिंग आता है, इस सीन शुरू होते थे क्लाइमेक्स। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। आज मैं सब कुछ पूरा नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अगर बीजेपी लीडरशिप की ओर से आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कौन सी सीट से? अगर हाईएस्ट ऑफिस से प्रोटोकॉल आएगा तो हमें। क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, तो उनको चुनौती तो आप ही दे पाएंगे। ये सवाल मैं इसका जवाब देना इस वक्त प्रोटोकॉल के बाहर चला जाऊंगा, और मैं प्रोटोकॉल पे मानता हूं। मैं ये सवाल अगर ऊपर के हमारे लोगों से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको सही मिलेगा, लेकिन मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी में ममता आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी के महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। मोदी को हराएंगे। जो हमसे टकराता है और दूर हो जाता है। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है,
जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाली अपना बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव किया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। टिकट देने के साथ साथ टीएमसी महिला अपराध का मुद्दा उछालकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है। अब देखना है कि ममता का ये दांव कितना असर दिखाता है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। और अब बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान की। गिरिराज के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर नाखुशी जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा था, जो अधिकारी लोगों की बात ना सुने उसे कड़ाई से काम लेना चाहिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बात से लेकर मारो न, नहीं सुने छे। गिरिराज ने अपने इस अंदाज से लोगों की तालियां लूटी, वाहवाही लूटी। बर्दाश्त करेंगे ना किसी। लेकिन यही बयान उनकी अपनी ही सरकार को ठेस पहुंचा गया। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करे तो उनकी पिटाई की जाती है। आपको लगता है कि आपके अधिकारी उन्हीं से पूछे। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछ ही डाला कि ऐसे बयान को कैसे जायज ठहराया जा सकता है, कैसे अधिकारियों की पिटाई की वकालत की जा सकती है। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय की एक सभा में राज्य सरकार से उन अधिकारियों को धमकाया था जो किसी की बात नहीं सुनते। एक शख्स ने सीईओ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से शिकायत की तो गिरिराज ने कुछ इस अंदाज में बताया कि कैसे सुनेंगे अधिकारी। मनोबल को ऊंचा रखिए, हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बात से लेकर मारो न, नहीं सुने छे। नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते, न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। गिरिराज सिंह का ये बयान आया तो बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने नसीहत देने में देर नहीं लगाई, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के मंत्रियों ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। सुबह से उठ के इधरे घूम रहे हैं। जी जी। अभी टीवी नहीं देखे न अखबार, आज तो कोई अखबार में तो ऐसा पढ़े नहीं। आज की ही बयान होगा, हम देखेंगे तो बोलेंगे। गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार की तलखी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने अपनी ही सरकार के सामने धर्म संकट बढ़ाया है। ये भारत के संविधान किसी को किसी के लिए इजाजत नहीं देता, और ये बयान जब आए एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से तो भारत के संविधान के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यानी ये मंत्रिपरिषद का बयान हो गया कि मारो, सर पे मारो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, या तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए और या तो फिर एक महकमा बना दीजिए, एक विभाग और बना दीजिए, गाली गलौज विभाग। कुछ दिनों पहले लव जिहाद को लेकर भी गिरिराज ने इशारों में नीतीश कुमार को नसीहत दी थी कि बिहार में इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। तब भी जेडीयू ने गिरिराज को आईना दिखाया था। पार्टी ने साफ कह दिया था कि राज्य में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।
रुक करेंगे अब महाराष्ट्र का, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। कल महाराष्ट्र में 11,141 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। 6 मार्च में मामूली गिरावट आई थी इन आंकड़ों में, लेकिन कल फिर नए मरीज का आंकड़ा बढ़ गया। इस बीच औरंगाबाद जिले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज 8 मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में नारी शक्ति को सलाम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अनोखे अंदाज में नारी शक्ति का सम्मान किया। भोपाल में शिवराज महिला सफाई कर्मियों से मिले, उनके साथ सड़कों की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने महिला सफाई कर्मियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। और महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी इसकी झलक दिखाई देगी। आज किसान आंदोलन की अगुवाई महिलाएं करेंगी। इसके लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में कल महिलाओं ने कूच किया है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, वकील भाईचारा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। पंजाब के बरनाला शहर से ये महिलाएं दिल्ली के लिए कूच कर रही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 100 दिन से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठे किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए बरनाला से कल बसों में भरकर इन महिलाओं ने कूच किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर किसान परिवार की महिलाएं किसान आंदोलन में नारी शक्ति का दम भरेंगी। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਔਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। महिलाओं का ऐसा जत्था पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से कल रवाना हुआ है। मोगा की तस्वीर देख लीजिए। भले ही आंदोलन के 100 से ज्यादा दिन हो गए हों, परिवार के लोग लंबे समय से खेत खलिहान छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर हैं। लेकिन इन महिलाओं के तेवर से लगता है कि लंबे खिंचते आंदोलन को लेकर उनके मन में कोई हताशा नहीं है। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन उग्रहान की अगुवाई में पंजाब और हरियाणा से करीब 1000 गाड़ियों में महिलाएं दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। बताया जाता है कि महिला दिवस के मौके पर आज महिलाएं ही आंदोलन का मंच संभालेंगी। किसान संगठनों का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से करीब 40,000 महिलाएं आज सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। महिला दिवस है और महिला दिवस मनाई, कल पूरा संचालन महिलाएं करेगी यहाँ पे बॉर्डर पे। और जितने भी हमारे बॉर्डर और धरने चल रहे, कल महिला दिवस है, भाई महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 महीने के किसान आंदोलन ने कई रंग देखे हैं, चक्का जाम से लेकर रेल रोको और भारत बंद तक। लेकिन दिन बीतने के साथ ही आंदोलन की चर्चा थम सी गई थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति से आज फिर से आंदोलन में जोश भरने की कोशिश है। बरनाला से राजेश कुमार और मोगी से मुनीश जिंदल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर जोरदार हमला किया है। सबसे खास बात यह कि ममता ने गैस और तेल के दाम को चुनावी मुद्दे में बदल दिया है। सिलीगुड़ी की सड़क पर पैदल चलती ममता पूछ रही थी कि सोनार बांग्ला का सपना दिखाने वाली सरकार महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोलती, गैस और तेल के दाम पर इतना सन्नाटा क्यों है। ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে ঝুমলা। চোর কি মায়ের জোরসে বলে, চোরের মায়ের বড় গলা আর মাদার অফ থিপসার সাউন্ডস মোস্ট। এসে শুধু
कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को सच्चाई दिखा रहे थे। मोदी 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 मोदी। और करीब 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सियासी आईना दिखा रही थी। बीजेपी के चाइना गैसेर दाम बाड़ानोर मालिक बीजेपी के चाइना। तेल, रसोई गैस और महंगाई को ममता ने बंगाल चुनाव में आज बड़ा मुद्दा बना दिया। सिलीगुड़ी की सड़क पर ममता ने पदयात्रा कर गैस और तेल के दाम पर सरकार को घेर लिया। सीएम के हाथ में प्ले कार्ड था जिसमें गैस की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछे गए थे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया था। ममता करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली। पदयात्रा खत्म हुई तो मंच से पीएम पर ताबड़तोड़ हमले किए। আগে জবাব দিন কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে পোটাতে হয়, বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। পরিবর্তন দিল্লি। ममता फायर ब्रांड नेता है। आज के भाषण में उनका ये रूप दिख भी गया। ममता विरोधियों पर सियासी तंज कम और सीधा हमला ज्यादा करती है। आज सिलीगुड़ी में वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम के वार पर चुन चुन कर पलटवार कर रही थी। पीएम ने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया। ममता ने कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। परिवर्तन दिल्ली में होगा। बीजेपी सिर्फ बंगाल में नहीं 5 चुनावी राज्यों में हारेगी। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बांग्ला जाए। प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध का मुद्दा उठाया तो ममता ने बीजेपी शासित राज्यों की याद दिलाई। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। बांग्ला जाए, सोनार बांग्ला। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में सोनार बांग्ला बनाने का इरादा जताया तो ममता बनर्जी का पलटवार सुनिए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में तोलाबाजी का आरोप लगाया, सिंडिकेट पर सवाल उठाए। ममता जवाब के लिए तैयार थी। बार बार बोले तोलाबाजी, सबसे बड़ो तोलाबाज तो अपनी। सेल बिक्री को तो सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. Only one syndicate is working in India. Narendra Modi and Amit Shah. कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भाषण के दौरान बांग्ला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कोलकाता में पीएम ने बांग्ला का इस्तेमाल कई बार किया। ममता सिलीगुड़ी में लोगों को बता रही थी पीएम बोलते नहीं पढ़ते हैं। ममता के दिल्ली में परिवर्तन के दावे पर बीजेपी ने लोकसभा के नतीजों की याद दिलाई। कहा वो सेमीफाइनल था, फाइनल मैच तो अब है। हाँ, ये तो पहले पुराना बात, 10 साल से बोल रहे दिल्ली का परिवर्तन इतना हुआ, कांग्रेस जाके बीजेपी दोबारा 282 से 303 सीट और उनका 34 से वो 22 में आ गए लोकसभा सीट की। और अभी जो हाफ हो गया, साफ बाकी है, 2 मई को भी हो जाएगी।
केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, विरोध करना, मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता में उतर करके आंदोलन करना, रास्ते में चलते रहना, प्रशासन आज कहां है ढूंढना पड़ता है। 20 दिन बाद बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। तय मानिए बंगाल में जुबानी जंग दोनों ओर से चरम पर होगी। अभी तो ये शुरुआत है, कोई वार करेगा, कोई पलटवार। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोड मार्च किया और जमकर प्रधानमंत्री पे बरसी। वहां कोलकाता ब्रिगेड मैदान में जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस पर जमकर जवाब दिया और ये आरोप लगाया कि वो सपना बेचने के सौदागर हैं और लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहाँ के लोग और पूरे नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी के बातों को कौन कितना गंभीरता से लेता है और उस पर अमल करता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, सिल्लीगुड़ी, आज तक। आज महिला दिवस है, आइए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली पुलिस की कुछ जांबाज महिला कांस्टेबल से जो दिल्ली पुलिस की फर्स्ट रिस्पांस टीम का हिस्सा है। ये देश की नारी शक्ति है, हर मोर्चे पर सबसे आगे। चाहे आसमान से दूरी नापनी हो या धरती पर दुश्मनों से लोहा लेना है, किसी से पीछे नहीं है महिलाएं। देश की आधी आबादी की बढ़ती ताकत की गवाही देती है ये है दिल्ली की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम। दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों से संचालित होने वाली दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन। कोरोना काल के दौरान महिलाओं के जरिए ऑपरेट होने वाली पीसीआर वैन ने दिल्ली वालों की जो सेवा की है वो अपने आप में एक नजीर है। लॉकडाउन के दौरान पूरी दिल्ली से तकरीबन 950 से ज्यादा प्रेग्नेंट विमेन को इन्हीं पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हम जो महिला इंस्पेक्टर है पीसीआर की, उनसे ही बात करते हैं। मैम, लॉकडाउन के दौरान खासकर इस पीसीआर के बारे में काफी चर्चा हुई, किस तरह की कॉल्स आई? लॉकडाउन के दौरान पे ज्यादातर कॉल्स प्रेग्नेंट लेडी जिनको लेबर पेन वगैरह हुआ, और ज्यादातर कॉल्स वैसी आई जिसमें से 967 केसेस हमारे पीसीआर वैन ने एडमिट करवाया हॉस्पिटल्स में और 9 जो हमारे बच्चों ने हमारी पीसीआर वैन में ही जन्म लिया। दिल्ली में कुल 15 जगहों पर दिल्ली पुलिस की ये विमेन डेडिकेटेड पीसीआर वैन तैनात की गई है। महिला पुलिसकर्मी बताती हैं कि ड्यूटी के वक्त उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सभी प्रकार के कॉल्स आते हैं, जैसे एक्सीडेंट के हैं, चाइल्ड मिसिंग हैं, अदर कॉल्स भी आती हैं और बहुत सारी कॉल्स आती हैं। सारी कॉल्स में हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं जी सर। क्या कभी चेज भी करती हैं अगर कोई स्नेचर या बदमाश ऐसा कुछ? यस, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक महिला पुलिस होते हुए हम ड्राइव करते हैं, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है एक तरीके से, तो यहाँ पे ड्राइव करने में हमें बहुत प्राउड फील होता है। किसी को सुरक्षा का एहसास कराना बेहद अहम जिम्मेदारी होती है। ये जाबाज महिला पुलिसकर्मी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। महिला दिवस पर इन तमाम जाबाजों को सलाम। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।